नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बिहार के 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के साथ। और हमारे साथ इसका विश्लेषण करने के लिए खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिहार के 243 सीटों में से एक पूर्णिया सीट से। सर, आप ग्राउंड पर उपस्थित थे। पूर्णिया विधानसभा सीट का डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहां जातिगत समीकरण कैसा है सर? क्योंकि आप ग्राउंड पर उपस्थित थे, तो क्या कुछ आपने देखा? देखिए, सबसे पहली बात डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पूर्णिया में सबको पता है कि मुस्लिम आबादी जो है वो बहुत बड़ा चुनाव में इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद भी है, लेकिन ये जो है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, आप बात मानिएगा। उसके बाद ब्राह्मण है, राजपूत है, भमियार है, कोयरी है, कुमरी है, पासवान है, यादव भी है। ये जातिगत समीकरण है वहां का। लेकिन ये जो एमओआई समीकरण का लेगेसी जो चल रहा था वो लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला। ये साफ तौर पर आरजेडी के तरफ, आरजेडी के विरोध में था और वहां से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव, मैं बता दूं अभिलाषा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होता है। अच्छा। अलग तरीका है जीतने का, अलग तरीका होता है ओपिनियन पोल भी लाने का। तो पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्र में हम अलग अलग गए हैं। लगभग 10,000 का पहला सैंपल साइज है हमारा। मैं आपको बता दूं कि 10,000 के सैंपल साइज सिर्फ पूर्णिया में है। और इस ओपिनियन पोल में हम एक एक सीट बताएंगे कि उस सीट में क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या वहां की जनता क्या सोचती है, राजनीतिक समीकरण क्या है, पार्टियों को क्या करना चाहिए, कौन सी पार्टी कौन से समीकरण पे जाएगी तो जीतेगी। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा विदाउट स्किप। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि सर, पिछली बार हमने देखा था कि पूर्णिया विधानसभा सीट से राजकिशोर जी जीते थे बीजेपी से। तो इस बार किसका चर्चा है कि इस बार क्या होने वाला है, क्या माहौल है वहां, थोड़ा डिफाइन कीजिएगा सर। पूर्णिया की अगर आप बात कीजिएगा तो पूर्णिया से बीजेपी के विजय कुमार जीते थे 2020 में। उनको आया था 97,757 वोट। वही नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो 65,000 वोट लेकर आए थे। 32,154 का मार्जिन था। देखिए, पूर्णिया जो प्रॉपर पूर्णिया है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए, जब पूरा प्रॉपर पूर्णिया में हमारे पास जो सैंपल साइज है वो 800-900 का है। इसलिए क्योंकि देखिए यहां पे आपको जब टाउन में आप आइएगा ना, हर क्लास मिलेगा। इंटेलेक्चुअल क्लासेस से लेकर लोअर क्लास तक आपको यहां पे मिलेगा। हर क्लास से जब बात करने पे देखिए, पूर्णिया में अभी 2-3 विरोधाभास है। डॉक्टरों का पैसा कम करना, इसलिए डॉक्टर बिरादरी थोड़ा सा पप्पू यादव से नाराज है। दूसरा, वकीलों का अलग है बिरादरी, उनका भी एक अच्छा इंपैक्ट है, मैं ये बोल रहा हूं। तीसरा, बिजनेस क्लास, जो पूर्णिया में के अंदर बिजनेस लॉबी है, वो भी वोटर्स तो है ना। तो आपको उसको भी देखना होगा। वो क्लास भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव से नाराज है। अब पप्पू यादव, देखिए, यादव समीकरण पप्पू यादव के पक्ष में है, ना कि आज के डेट में आरजेडी के पक्ष में। इस बात को समझिए। मुस्लिम बिरादरी पप्पू यादव के सपोर्ट में है, ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, AIMIM या फिर आरजेडी के सपोर्ट में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएगा अभिलाषा, ये समीकरण बदलेंगे। और या फिर पप्पू यादव महागठबंधन के तरफ चल जाए, सपोर्ट कर दे, और नहीं तो मुस्लिम बिरादरी और यादव विकल्प देख ले। अच्छा। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के साथ थे ये लोग। विधानसभा में होंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं बात किया तो साफ तौर पे यही निकला कि पप्पू यादव की आन बान शान की बात थी तो हम साथ थे।
लेकिन अब की बार तेजस्वी क्या भी बारी है, तेजस्वी को हमें बनाना है। मुसलमानों से लेकर यादवों को तक ये बोल रहे हैं, उनका नारा है। तो अब देखना होगा कि अब कौन सा समीकरण सेट होता है। तब जब हम ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, कोयरी, कुमरी, पासवान इन लोगों से बात किए तो देखिए यहां पे क्लियर वो माइंड मिला मुझे। यहां जितने भी पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र का मैं बात कर रहा हूं, ये जाति बिरादरी एनडीए के तरफ है। तो इस कंडीशन में पूर्णिया की सीट जो है, पूर्णिया विधानसभा सीट क्या, जो पूर्णिया का प्रॉपर टाउन का जो विधानसभा सीट है, वो इस बार भी बीजेपी की ओर जाते दिख रहा है, बीजेपी की ओर। लेकिन कांग्रेस का पिछली बार का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था सर यहाँ पर, और इस बार विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा चुनाव में 30-32 हजार वोट से जीतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। अच्छा, विधानसभा में लोग 2000 वोट से भी जीतते हैं, हाँ, 500 वोट से भी जीतते हैं। यहाँ तो 32,000 वोट से जीता गया है। अच्छा, और वैसा बात कीजिएगा आप तो आप देख लीजिए, जो 2015 में कितना वोट से जीते थे, 54,000 वोट से कांग्रेस हारी थी। 2010 में 39,000 वोट राजकिशोर केसरी बीजेपी के थे उम्मीदवार, 54,605 वोट लाए थे। और वहीं राजकिशोर जी का आपने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं पूर्णिया में राजकिशोर फैक्टर भी है क्या? क्योंकि बहुत नाम लिया जाता है राजकिशोर जी का। देखिए बीजेपी, राजकिशोर जी का नाम लिया जाता है, लेकिन विजय कुमार का भी अच्छा इम्पैक्ट है। अच्छा, जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा वो जीत जाएगा वहां से। हाँ, नेक्स्ट सीट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सीट की ओर सर, सब अमौरा सीट के बारे में सर जानना चाहेंगे कि अमौरा पे क्या है, क्योंकि अमौरा में मुस्लिम संप्रदाय ज्यादा दिखती है, तो वहां कौन सा फैक्टर इस बार काम करेगा? देखिए, और नेताओं को आप क्या सजेस्ट करेंगे? अमौरा सीट जो है वो सीट का अगर डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो मुस्लिम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो और उसके बाद अगर सभी आते हैं, यादव भी हैं, पासवान भी है, ब्राह्मण भी है, भूमियार भी है, कायस्थ भी है, कोयरी भी है, कुमरी भी है। अब देखिए मुसलमान और यादव एक तरफ होंगे इस बार, तो अमौरा किसी भी कंडीशन में महागठबंधन जीत जाएगा इस बार। और अगर AIMIM यहां से खड़ा होता है, हाँ, और महागठबंधन के साथ अगर किसी तरह से टाइप हो जाए या AIM अलग से लड़े चुनाव, तब चीजें कुछ इधर उधर हो सकती है, लेकिन तब भी बहुत टफ है। एनडीए नहीं जीत रही है, एनडीए नहीं जीत रही है अमौरा, पिछली बार की भांति इस बार अमौरा इस बार एनडीए नहीं जीत रही है। और सर अगर हम रुपौली की बात करें, क्योंकि रुपौली इस बार, मैं बात कर दूं, अमौरा में 2015 में भी अमौरा नहीं जीती थी। अच्छा, साबा जाफर 2010 में जीते थे अमौरा से। जी सर। बस बीजेपी के उम्मीदवार साबा जाफर जो थे, हाँ। 2010 में जीते थे, लेकिन उसके बाद से नहीं हो पाया। और देखिए समझने वाली बात यह है कि अभी जो 2010 की बीजेपी अलग थी और 2024 की बीजेपी अलग है, काफी अलग है। तो मुस्लिम समुदाय वोट करने वाला नहीं है, कोई भी उठ जाए। तो इस कंडीशन में हमारा फंसते दिख रहा है। ओके, तो सर अब रुपौली की अगर आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि रुपौली इस बार खूब चर्चा में रहा है बीमा भारती को लेकर, और निर्दलीय जो चुनाव इस बार उपचुनाव जीते हैं उनको भी लेकर, तो रुपौली के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपने देखा ग्राउंड पे? उपचुनाव का मैं डिस्कशन कर दूं, और सबसे बड़ा मैं ब्रेकिंग बता रहा हूं, अंदर की खबर है। उपचुनाव में शंकर सिंह लोजपा के उम्मीदवार ऐसे नहीं उठ गए थे, नीतीश कुमार के उठाने पे उठे थे। अच्छा, ये तो बड़ा ब्रेकिंग है सर। बीमा भारती को हराने के लिए नीतीश कुमार चिराग पासवान के पास चलेगा। अच्छा, और साफ तौर पे कहे कि आप किसी को उठाइए, लेकिन बीमा भारती हारनी चाहिए। तो चिराग पासवान का साफ तौर पे कहना था कि सर अगर हम लोजपा के उम्मीदवार को उठाते हैं तो मैसेज जाएगा कि एनडीए एकजुट नहीं है। तो इस कंडीशन में शंकर सिंह को निर्दलीय लड़ा दिया गया और इंटरनली सपोर्ट मिला। भाजपा कार्यकर्ता से लेकर लोजपा कार्यकर्ता, यहां तक इवन
जब मजबूत दिखे शंकर सिंह, हाँ, तो जदयू कार्यकर्ता का भी सपोर्ट मिला, तब जीत गए। और दूसरी बात, बीमा भारती को इस बार भी रुपौली से सीट नहीं मिलेगा, सुन लीजिए। क्यों? उनका तो पर्चा काफी नहीं दिखता है मिलेगा, सर। नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से राजनीतिक हत्या हो गई। हाँ, एकदम हो गई है। शंकर सिंह फिर से जीत जाएंगे चुनाव। अच्छा। क्योंकि देखिए शंकर सिंह यहाँ से जीत गए हैं चुनाव, तो अब शंकर सिंह को हटाने के लिए अब नीतीश कुमार खुद उठाए। लोजपा का सीट है, शंकर सिंह छोड़ेंगे, ये हो सकता है कि शंकर सिंह जदयू ज्वाइन कर ले। अच्छा, ये हो सकता है, लेकिन बीमा भारती का अब हमको नहीं दिख रहा, और यहां से एनडीए का उम्मीदवार जीत। तो सर एक उम्मीद और भी लगाई जा रही है, एक और आस भी लगाया जा रहा है। पिछली बार चुनाव लड़ी थी 2020 में, हाँ, तो मात्र बीमा भारती 19,000 वोट से जीती थी। फाइट बहुत तगड़ा था। अच्छा, तो बीमा भारती और शंकर सिंह को चुनना होगा, तो नीतीश कुमार भी शंकर सिंह को चुनेंगे। अच्छा, राजनीतिक को समझे। तो एक और भी अटकनें लगाई जा रही हैं कि बीमा भारती जदयू में भी शामिल हो सकती है विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि तालमेल अच्छा दिख रहा है अभी नीतीश कुमार के साथ उनका। बीमा भारती जदयू में ही आएंगी, लेकिन बीमा भारती को कोई फायदा होने वाला है नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। सर नेक्स्ट सीट की और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सीट है धमधा। उस पे क्या कांग्रेस का कैसा परफॉर्मेंस है, बीजेपी का कैसा है, मतलब दोनों अलायंस का कैसा परफॉर्मेंस है? सीट पे नहीं है। देखिए हम आपको बता दें एक चीज, हाँ, कि पूर्णिया में, हाँ, और धमदाहा की अगर हम बात करें, धमदाहा में यादव बहुत है, यादवों का वर्चस्व रहा है धमदाहा में। अच्छा, आरजेडी का ये सीट है, परंपरागत सीट कहा जाता है। अच्छा, और धमदाहा की अगर हम बात करें, तो धमदाहा में 2020 में 33,500 प्लस वोट से जदयू जीत गई थी। लेकिन अब देखिए फैक्टर समझिए यहाँ पे, धमदाहा जो है वो लेसी सिंह का गढ़ है। लेसी सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है, बहुत बड़ा फैक्टर है धमदाहा में। और जितना यादवों का वर्चस्व है, उतना ही राजपूतों का वर्चस्व है। अच्छा, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कोयरी, कुमरी और पासवान एक तरफ वोट करते हैं, और लेसी सिंह अपने आप में वहां के लिए पर्याप्त है। तो धमदाहा सीट का ओपिनियन पोल जनता में भी जाएगा, तो लेसी सिंह का ही बात उठता है। तो धमदाहा में मतलब विपक्ष तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यादव और मुस्लिम के बल पे आप ये सीट नहीं निकाल सकते, सबसे पहली बात। और लेसी सिंह जैसा जो व्यक्तित्व है, आप ये नहीं कर सकते कि मुस्लिम वोटर नहीं देगा वोट लेसी सिंह को। अच्छा। यादव वोट नहीं देगा लेसी सिंह को। लेसी सिंह का वोट हर तरफ है, हर तबका में है, हर जाति में है, हर जाति बिरादरी में है। तो निश्चित रखिए कि ये सीट जदयू जीत जाएगी, लेसी सिंह जीत जाएगी। वही हम बात करें सर बनमनखी की और कस्बा की, तो वहां कैसा परफॉर्मेंस है? क्योंकि बनमनखी कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर राज करती हुई आई है, और वो एससी सीट भी है। देखिए बनमनखी का अगर मैं बात करूं, हाँ, तो भले वो एससी सीट है, हाँ, लेकिन बनमनखी बीजेपी क्यों जीतती है, ये समझने वाली बात हो। डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर पे बात की जाए, बनमनखी में ब्राह्मण एक तरफ है, भूमियार है, राजपूत है, कायस्थ है, कुछ भले कम है कायस्थ, लेकिन है, कोयरी है, कुमरी है, पासवान है, कुछ आदिवासी हैं। तो अगर आप देखिएगा, और इस बार के विधानसभा चुनाव में मैं बता दूं, बनमनखी जो है और तमाम सभी 7 सीटों पे आदिवासी किधर मूव कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखेगा। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, तो ये देखने वाली बात होगी, बनमनखी सीट जो है वो फंसा हुआ सीट। यहां पे बीजेपी के जो कृष्णा कुमार ऋषि हैं, वो 27,743 वोट से जीते थे पिछली बार। लेकिन उसके बाद का अगर आप देखिएगा, तो आप उसके बाद आप देख लीजिए, तो वहां पे कौन जीता था? आरजेडी। उसके बाद देखिएगा तो फिर जीत गए थे बनमनखी से कृष्णा कुमार राय।
तो वहां पे देखने वाली बात होगी कि जीतता कौन है बनमनखी से। बनमनखी से मैं बता दूं कि बीजेपी और आरजेडी दोनों के बीच टक्कर बराबर देखने का मिलेगा। 15 से 20 हजार का विनिंग मार्जिन होने वाला है। अगर ऐसा रहा तो ये फाइनल ओपिनियन पोल नहीं है हमारा, हम हर एक महीने पे ओपिनियन पोल लाएंगे, 2 महीने पे। सर कस्बा की अगर हम बात करें तो कस्बा पे क्या दिखता है, क्योंकि वहां हम पार्टी एक बार जीत चुकी है, इस बार क्या परफॉर्मेंस रहेगा? राजेंद्र जो यादव जी थे वो पिछली बार जीते थे यहाँ से चुनाव, इस बार किसका वर्चस्व आगे बढ़ेगा? जनता किस तरफ जा रही है? कस्बा देखिए, कस्बा जो है ना बीजेपी के लिए सबसे टिपिकल सीट है। एनडीए के लिए मैं इवन बात करूं, सबसे टिपिकल और सबसे हार्ड सीट। अच्छा। कस्बा सीट पे कोई भी अगर महागठबंधन से खड़ा हो जाता है, कांग्रेस का ये सीट है, लेकिन आरजेडी हो या कोई भी पार्टी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा। अच्छा। मुसलमान है, यादव बहुत बड़े मुसलमान और यादव फैक्टर यहाँ पे बहुत मजबूत है, बात समझिए। और ये सीट बीजेपी नहीं जीत रही है, मैं लिखकर आज नहीं चुनाव के दिन भी दे सकता हूं। ये सीट बहुत मुश्किल है और आज अगर चुनाव हो जाए तो हार जाएंगे, ऐसी स्थिति है। बीजेपी से ऐसी क्या दुश्मनी है? देखिए नहीं, आप मैं क्या बताया, मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे, क्यों देंगे? सबसे पहला सवाल उनके मन में जो बैठ गया है, वोट नहीं देंगे। यादव तेजस्वी के लिए एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा इस बार, कहीं का यादव। और जब यही 2 कम्युनिटी अगर वोट कर देता है तो कस्बा सीट निकल जाएगा। अच्छा सर, आप बोले कि इस बार बीजेपी कस्बा से नहीं जीत पाएगी, तो उसी की तरफ रुख करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। अगला सीट है 22 सीट। 22 सीट पर जैसे कि हमने देखा था पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार क्या लगता है आपको? क्योंकि आप ग्राउंड पर थे सर, लोगों से आपने बात किया है, लोगों के मन को आपने जाना है, तो क्या वहां पर माहौल है? देखिए मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 22 सीट पे पिछली बार 2020 में बीजेपी नहीं जीती थी। ओह सॉरी सर। AIMIM के सैयद रुकनुद्दीन अहमद जीते थे। अच्छा। उनको 68,416 वोट आया था। अब विनोद कुमार को 52,043 वोट, मार्जिन जो था 16,373 का था। और मैं आपको बता दूं कि 22 सीट भी एक टिपिकल सीट हो सकता है। अच्छा। 22 सीट में पिछली बार गलतियां जो की गई थी बीजेपी के द्वारा, सबसे पहला बात कैडर जो था वो एक बराबर नहीं था। अच्छा। असंतुष्टि थी। विनोद कुमार मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट सही तरीका से नहीं कर पाए थे, लेकिन नहीं तो जीत सकते थे 2-3 हजार वोट से। लेकिन पिछली बार तो जीते थे इससे पहले। 22 वोट अगर हम वोटरों की माने, यहाँ पे लगभग हम 22 में 2000 लोगों का सैंपल साइज है हमारे पास। अच्छा। तो हम अगर 22 की बात करें तो 22 में कड़ा फाइट देखने को मिलेगा। बीजेपी जीत भी सकती है अगर अच्छे से चुनाव लड़ी, कैंडिडेट अच्छा तैयार की, चुनावी माहौल अच्छा से बन पाया, संघ का सपोर्ट मिला, तो जीत सकती है। 2005। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, पूरा पूर्णिया में बीजेपी का जो कुनबा है वो मुझे टूटते नजर आया 2 भागों में। तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, संघ भी नाराज है। अच्छा। तो इस स्थिति में अगर समय रहते बीजेपी नहीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई, जो मैं ग्राउंड पे देखा, मेरा सैंपल साइज में जो दिख रहा है, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो 22 सीट नहीं जीतेगी। और मैं बता दूं 22 आरजेडी जीती थी 2015 में भी। और बीजेपी जो है 22 संतोष कुशवाहा बीजेपी 22 से जीते थे, संतोष कुशवाहा 2010 में। तो इस सारी चीजों को अगर आप देखिएगा तो 22 टिपिकल सीट है, 22 भी नहीं जीत रही है बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।